तो आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं थिंग्स फॉल अपार्ट नॉवल के चैप्टर 24 की समरी एनालिसिस डिफिकल्ट वर्ड्स और प्रोवर्ब्स को। सबसे पहले हम डिफिकल्ट वर्ड्स देख लेते हैं। सबसे पहला वर्ड है नैनो। ये इग्बू लैंग्वेज का वर्ड है जिसका मतलब होता है वेलकम। उसके बाद है ओक्यूडो। ये जंग से पहले गाना गाने वाला आदमी था जिसका गाना सुनकर हर आदमी शेर बन जाता था। उसके बाद है इगोन वैनी। ये यूमुफिया में वो आदमी था जिसकी जुबान बहुत मीठी थी और जिसके लिए ना कौन को वो कहता है कि शायद ना ये लोगों को जंग ना करने पर कन्विंस कर लेगा। उसके बाद है ओकीका। ये मीटिंग में बोलने वाला पहला आदमी था और उसके साथ साथ ना ये उन 6 लीडर्स में से भी था जिनको गोरे आदमी ने जेल में डाल दिया था। उसके बाद है ओनयेका। ये वो आदमी था जिसकी आवाज काफी ऊंची थी और मीटिंग स्टार्ट होने से पहले यही था जिसने वहां पर मौजूद इतने सारे लोगों को चुप करवाया था। वो कैसे, वो हम समरी में देखेंगे। उसके बाद है एनिका। ये एक बर्ड का नाम है जो कि हमेशा उड़ता रहता है। उसके बाद है बैक क्लॉथ। स्टेज के पीछे लगी हुई कोई सीनरी हो सकती है जो कि दीवार पर लटक रही होती है। अब हम इसके समरी को देखते हैं। जैसे ही गांव के लोग फाइन भर देते हैं ना तो इन 6 लीडर्स को छोड़ दिया जाता है, लेकिन जाने से पहले ना डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर फिर से उन लोगों से ग्रेट क्वीन, पीस और गुड गवर्नमेंट के बारे में बातें करता है, लेकिन वो लोग इसकी बात को नहीं सुनते। वो बस बैठे उसकी तरफ और उसके इंटरप्रेटर की तरफ देखते रहते हैं। आखिर में इन 6 लोगों को ना उनके गॉड स्किन बैग्स और चाकू दे दिए जाते हैं और उनको घर जाने का कहा जाता है। वो उठते हैं और कोर्ट हाउस से चले जाते हैं। वो दूसरों से क्या खुद से भी बात नहीं करते। कोर्ट हाउस जो था ना वो चर्च की तरह ही विलेज से थोड़ा साइड पर रास्ते पर बनाया गया था। अब वो रास्ता जो कि कोर्ट हाउस और चर्च को जोड़ता था ना वो काफी बिजी था क्योंकि ये रास्ता नदी की तरफ भी जाता था। ये रास्ता खुला था और रेतीला था। जब ड्राई सीजन चल रहा होता था ना तो ये रास्ता खुला और साफ हो जाया करता था, लेकिन जब रेनी सीजन आया करता था ना तो इस रास्ते के दोनों तरफ झाड़ियां उग जाती थी। लेकिन अभी ड्राई सीजन चल रहा था। जब वो 6 लोग घर की तरफ जा रहे थे ना तो उन्हें रास्ते में औरतें और बच्चे दिखे जो कि पानी वाले बर्तन लेकर नदी की तरफ जा रहे थे। लेकिन उन 6 लीडर्स के चेहरे के इंप्रेशन इतने ज्यादा गुस्से वाले थे कि उन बच्चों और औरतों ने ना उन्हें नैनो यानी वेलकम कहने के बजाय साइड पर हटकर उनके लिए रास्ता छोड़ना ही अच्छा समझा। जब वो गांव में पहुंचे ना तो उनके साथ आदमी जुड़ गए और वो लोग आदमियों का एक बड़ा ग्रुप बन गए। वो बड़ी खामोशी से चलते जा रहे थे। उन 6 में से हर एक लीडर अपनी अपनी झोपड़ी में कुछ आदमी के साथ जा रहा था। सारा गांव बिस्तरों से उठा हुआ खामोश बैठा हुआ था। जैसे ही खबर फैली थी ना कि उन 6 लीडर्स को छोड़ दिया जाएगा तो अजीनमा ने अपने फादर के लिए खाना तैयार किया। वो ये खाना लेकर उसकी झोपड़ी में गई। अकोनकोवो ने चुपचाप ये खाना खाया। अकोनकोवो को भूख तो बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन वो बस अपनी बेटी की खुशी के लिए खाना खा रहा था। अकोनकोवो के जानने वाले और रिश्तेदार उसकी झोपड़ी में इकट्ठे हो रहे थे और बीरिका अकोनकोवो को खाना खाने का कह रहा था। बाकी लोगों में से ना कोई भी नहीं बोला, लेकिन वो अकोनकोवो की कमर पर कोड़ों के निशान देख रहे थे जिस वजह से ना उसका गोश्त कटा हुआ था। अब रात को दोबारा विलेज क्रायर की आवाज आती है। वो गोंग घंटी बजा रहा था और अनाउंस करता है कि कल सुबह दोबारा एक मीटिंग होगी। हर कोई जानता था कि अब आखिरकार ना यूमुफिया इन सब चीजों के बारे में बात करेगा जो कि यहाँ पर हो रही हैं। इस रात अकोनकोवो को ठीक से नींद नहीं आई। उसके दिल में जो गुस्सा था ना अब उसमें उसे थोड़ी सी एक्साइटमेंट भी फील हो रही थी। सोने से पहले अकोनकोवो ने ना अपनी जंग पर पहनने वाली ड्रेस निकाल ली थी जिसको उसने तब से हाथ नहीं लगाया था जब से वो एग्जाइल से वापस आया था। उसके साथ साथ ना अकोनकोवो ने अपने काले रंग की रफिया स्कर्ट, परों वाला सर पर पहनने वाला हेलमेट और अपनी शील्ड को भी चेक किया और उनको चेक करते हुए ना उसे काफी सेटिस्फेक्शन महसूस हुई। जैसे ही वो अपने बंबू बेड पर आराम करने के लिए लेटा ना तो उसने अपने साथ होने वाले ट्रीटमेंट के बारे में सोचा और कसम खाई कि वो बदला जरूर लेगा। अगर यूमुफिया ने वार करने का सोचा ना तो अकोनकोवो के लिए सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन अगर वो लोग डरकर पीछे हट गए तो ये खुद ही अपना बदला लेगा। फिर अकोनकोवो पास्ट में होने वाली वॉर्स के बारे में सोचता है। वो सोचता है कि सब वॉर्स में से ना सबसे अच्छी वॉर वो थी जो कि उन्होंने इजिकी गांव के खिलाफ लड़ी थी। इन दिनों में ना ओकुडू जिंदा था। ओकुडू वो आदमी था जो कि जंग से पहले लोगों में जोश भरने के लिए गाना गाया करता था और वो गाना ऐसा होता था कि जो कि कोई भी नहीं गा सकता था। ये कोई सिपाही तो नहीं था, लेकिन इसका गाना सुनकर ना हर आदमी शेर बन जाता था। तो अकोनकोवो एक आह भरकर कहता है, हाँ, अब वैसे आदमी नहीं रहे। फिर वो कहता है कि इजिकी गांव को ना बिल्कुल भी नहीं भूलेगा कि हमने किस तरह से उन्हें हराया था। हमने उनके 12 बंदों को कत्ल किया था और वो सिर्फ हमारे 2 ही बंदे कत्ल कर पाए थे। मार्केट के चौथे वीक के एंड होने से पहले ही ना इजिकी गांव वाले हमारे साथ अमन वाला मुआहिदा यानी कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाह रहे थे। वो भी क्या दिन थे कि जब आदमी जो होते थे ना वो असली मर्द हुआ करते थे। जैसे वो इन चीजों के बारे में सोच रहा था ना तो उसे कुछ फासले पर गोंग घंटे की आवाज आती है। अकोनकोवो ने बड़े ध्यान से सुना, लेकिन उसे सिर्फ क्रायर की आवाज ही आ रही थी जो कि बहुत कम थी। फिर वो अपने बेड पर लेट गया जिससे उसकी कमर के जख्म दर्द करने लग पड़े। उसने गुस्से से अपने दांत पीसे,
क्रायर अब आहिस्ता आहिस्ता करीब आ रहा था और फिर वो इतना करीब आ गया कि ये ओकोंकोवो की झोपड़ी थी। फिर ओकोंकोवो सोचता है कि यूमोफिया में सबसे बड़ी रुकावट जो कि जंग नहीं होने देगी ना, वो ओगोन वैनी है। वो जुबान का इतना मीठा है कि वो ना आग को ठंडी राख में बदल सकता है। वो जब भी बोलता है ना, हमारे आदमियों को नकारा बना देता है। अगर 5 साल पहले यूमोफिया ने इसकी औरतों वाली अकल को इग्नोर किया होता ना, तो आज हमें ये दिन ना देखना पड़ता। अब पता नहीं यहाँ पे ओकोंकोवो किस इवेंट के बारे में बात कर रहा है। ये सब कहकर ना वो फिर से अपने दांत पीसता है। फिर वो सोचता है कि कल सुबह ये ओगोन वैनी गांव के लोगों से कहेगा कि हमारे बाप दादाओं ने एक भी जंग बिला वजह नहीं की। अगर उन लोगों ने उसकी बात सुनी तो मैं उन लोगों को छोड़ दूंगा और बदला लेने के लिए ना अपना खुद का प्लान बनाऊंगा। फिर से क्रायर की आवाज आहिस्ता हो गई थी और ओकोंकोवो को सुनाई नहीं दे रही थी। ओकोंकोवो एक साइड से दूसरी साइड को पलटता है और अब वो अपनी कमर की पेन से प्लेजर फील कर रहा था। वो सोचता है कि अगर कल ओकोन वैनी ने ना वार ऑफ ब्लेम के बारे में बात की ना, तो मैं उसे अपना सर और कमर दिखाऊंगा, यानी अपने जख्म दिखाऊंगा जो कि इन गोरों ने मुझे दिए हैं। ये कहकर वो फिर से अपने दांत को पीसता है। जैसे ही सुबह सूरज निकलता है ना, तो वहां पर लोग जमा होना शुरू हो जाते हैं। ओबिरिका अपनी झोपड़ी में बैठा हुआ ओकोंकोवो का इंतजार कर रहा होता है कि जब ओकोंकोवो वहां पर आता है और उसे बुलाता है। ओबिरिका अपना गोड स्किन वाला बैग और चाकू कंधे पर लटकाकर उसके साथ चला जाता है। ओबिरिका का घर रोड के साथ ही था, इसलिए ना वो हर आते हुए आदमी को देख रहा था। उसने मार्केट प्लेस की तरफ जाते हुए काफी लोगों को ग्रीट भी किया था। जब ओकोंकोवो और ओबिरिका वहां पर पहुंचते हैं तो उस जगह पर इतना रश था कि अगर रेत के एक जर्रे को उठाकर नीचे फेंका जाए ना, तो वो वापस जमीन पर नहीं आएगा। और अभी तो और भी लोग पूरे 9 गांव के हर कोने से आ रहे थे। ये चीज देखकर ना ओकोंकोवो को तसल्ली होती है, लेकिन वो वहां पर खड़ा इस खास इंसान को ढूंढ रहा होता है कि जिसकी मीठी जुबान से उसको सख्त नफरत थी। तो वो ओबिरिका से पूछता है कि क्या वो तुम्हें नजर आ रहा है? तो ओबिरिका कहता है कि कौन? तो ओकोंकोवो कहता है कि इगोन वैनी। ओकोंकोवो की आंखें ना उसको पूरे मार्केट प्लेस में इधर से उधर ढूंढ रही थी। बहुत से लोग अपने गॉड स्किन वाले बैग के ऊपर बैठे हुए थे और कुछ लोग तो अपने लकड़ी के स्टूल के ऊपर बैठे हुए थे जो कि वो अपने साथ लेकर आए थे। तो ओबिरिका कहता है कि नहीं, वो मुझे नजर नहीं आ रहा। फिर वो उसे देख लेता है और ओकोंकोवो से कहता है कि वो देखो, वो आदमी सिल्क कॉटन के दरख्त के नीचे खड़ा है। ओकोंकोवो, क्या तुम्हें ये डर लग रहा है कि वो आदमी हमें जंग ना करने पर कन्विंस कर लेगा? तो ओकोंकोवो कहता है कि मुझे डर नहीं लगता और मुझे कोई परवाह नहीं है कि वो तुम्हें क्या कहता है। मुझे इस आदमी से और जो लोग उसकी बात सुनते हैं उनसे नफरत है। अगर मैं चाहूं ना तो मैं अकेला भी लड़ सकता हूं। वो ऊंची आवाज में बात कर रहे थे क्योंकि ये बहुत बड़ी मार्केट थी और सब लोग बोल रहे थे। ओकोंकोवो सोचता है कि जब तक ये आदमी बात नहीं कर लेता ना, मैं चुप रहूंगा और उसके बाद मैं बोलूंगा। तो ओबिरिका कहता है कि तुम्हें कैसे पता कि ये आदमी जंग के खिलाफ ही बात करेगा? तो ओकोंकोवो कहता है कि मैं इसे जानता हूँ, ये एक नंबर का डरपोक है। ओबिरिका ओकोंकोवो की बाकी बातें सुन नहीं पाता क्योंकि उसी वक्त ना किसी ने उसके कंधे को छुआ और वो अपने 5 से 6 दोस्तों से बात करने के लिए उनकी तरफ मुड़ गया। अगरचे ओकोंकोवो को पता था कि ये किन लोगों की आवाज है, लेकिन वो उनकी तरफ नहीं मुड़ता क्योंकि वो इस वक्त उन लोगों से मिलने के मूड में बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन उनमें से एक आदमी ने ओकोंकोवो को छूकर उसके घर वालों का हालचाल पूछा। तो ओकोंकोवो ने बिना किसी दिलचस्पी के कहा कि वो सब ठीक है। अब उस सुबह इस मीटिंग में जिस आदमी को बोलने का सबसे पहले मौका मिला ना, वो ओकीका था, जो कि इन 6 लीडर्स में से था जिनको इम्प्रिजन किया गया था। ओकीका एक अच्छा आदमी था और उसे तकरीर करने का हुनर भी मालूम था, लेकिन उसकी आवाज एक ऐसे स्पीकर की तरह बिल्कुल भी नहीं थी जो कि स्पीच के स्टार्ट में बोलकर सबको पहले खामोश करवाता है। ये आवाज ओनिका की थी, तो इसीलिए ना वो सबसे पहले उठकर यूमोफिया के लोगों को सैल्यूट करके उनको चुप करवाता है ताकि ओकीका बात कर सके। तो ओनिका जो था ना, वो ये काम कैसे करता है? वो ऐसे करता है कि वो ना अपना दायां हाथ ऊपर उठाकर कहता है यूमोफिया क्वेनु। तो यूमोफिया के लोग ना यह कहकर उसकी बात का जवाब देते हैं। वो फिर से हर डायरेक्शन में अपना हाथ उठाकर यही बात करता है और गाँव वाले यह कहकर उसका जवाब देते हैं। वहां पर ऐसे सन्नाटा हो जाता है कि जैसे किसी ने जलती हुई आग पर ठंडा पानी डाल दिया हो। ओकीका खड़ा होकर अपने कबीले वालों को 4 बार सैल्यूट करता है और फिर वो बोलना शुरू करता है। वो कहता है कि तुम लोग जानते हो कि हम लोग यहाँ पर क्यों जमा हुए हैं, जबकि इस वक्त तो हमें गोदाम बना रहे होना था या फिर अपनी झोपड़ियों की मरम्मत कर रहे होना था। फिर वो कहता है कि मेरा बाप ना हमेशा मुझसे ये बात कहता था कि जब तुम एक मेंढक को दिन की रोशनी में जंप करता हुआ देखो ना, तो समझ जाना कि उसकी जान को खतरा है। और इसी तरह जब मैंने तुम सब लोगों को इस जगह सुबह सुबह जमा होते हुए देखा ना, तो मैं समझ गया कि हम लोगों की जिंदगी को भी खतरा है। फिर वो कुछ देर के लिए खामोश होता है और फिर से दोबारा बोलना शुरू कर देता है। वो कहता है कि हमारे सारे गॉड्स इस वक्त रो रहे हैं, जिनमें इडीमिली, एकबाला और अग्विगु शामिल हैं। हमारे एंसेस्टर्स भी इस घटिया काम पर रो रहे हैं और उन गुनाहों को देखकर रो रहे हैं जो कि हमारी आंखों के सामने हो रहे हैं। वो फिर से अपनी कांपती हुई आवाज को ठीक करने के लिए चुप होता है और फिर से बोलना शुरू करता है। वो कहता है कि यहाँ पर ना आज बहुत से लोग जमा हुए हैं। कोई भी कबीला ना ज्यादा लोगों पर और ज्यादा बहादुरी दिखाने वाले लोगों पर गुरूर नहीं कर सकता। फिर वो पूछता है कि क्या सब लोग यहाँ पर मौजूद हैं? वो फिर से पूछता है क्या यूमोफिया के सारे बेटे यहाँ पर मौजूद हैं? तो वो लोग एक दूसरे से विस्पर करने लग पड़ते हैं। तो ओकीका कहता है कि नहीं, सब लोग यहाँ पर मौजूद नहीं है, क्योंकि उन्होंने हमारे कबीलों को छोड़कर अपने रास्ते अलग कर लिए हैं। हम जो लोग यहाँ पर जमा हुए हैं ना, वो अपने एंसेस्टर से
अभी भी लॉयल हैं, लेकिन हमारे भाइयों ने हमें छोड़कर एक अजनबी को ज्वाइन कर लिया है। अब अगर हम इस अजनबी से जंग करते हैं ना, तो हमें अपने भाइयों से भी मुकाबला करना पड़ेगा, जिससे हमें अपने ही भाइयों का खून बहाना होगा। लेकिन हमें ये काम करना होगा। हमारे बाप दादा ने तो कभी इस काम के बारे में सोचा भी नहीं होगा, यानी उन्होंने कभी भी अपने ही भाइयों को नहीं मारा होगा। लेकिन ये इसलिए नहीं था क्योंकि उनके टाइम में कोई गोरा आदमी नहीं आया था, इसलिए हमें वो काम करना ही होगा जो कि हमारे एंसेस्टर ने कभी भी नहीं किया था। एक बार ना एक परिंदा जिसका नाम इनिका था, उससे पूछा गया कि वो हमेशा उड़ता क्यों रहता है। तो उस परिंदे ने जवाब दिया कि जब से लोगों ने बड़ी हुनरमंदी के साथ यानी स्किलफुल वे के अंदर ना निशाना लगाना सीख लिया है ना, तो मैंने भी बिना किसी टहनी पर बैठे हमेशा उड़ना सीख लिया है। इसलिए हमें इस शैतान को अपने गांव से निकालना ही होगा, और अगर हमारे भाई इस शैतान का साथ देते हैं तो हमें उन्हें भी यहाँ से निकालना होगा, और हमें ये काम अभी करना होगा। हमें इस पानी को यहाँ से बाहर निकालना होगा जो कि सिर्फ अभी हमारी एड़ियों तक ही आया है। इतने में ना इस हजूम में अचानक हलचल मचती है और हर आदमी ना एक तरफ देखने लग पड़ता है। वो रोड जो कि मार्केट प्लेस, कोर्ट और नदी की तरफ जाती थी ना, उसमें एक बड़ा सारा मोड़ भी आता था, यानी आप कह लें कि एक गली थी वहां पर। तो इसलिए ना वहां से आते हुए 5 कोर्ट मैसेंजर्स को किसी ने भी नहीं देखा, यहाँ तक कि जब तक वो उस मोड़ के करीब नहीं आ गए। ओकोंकोवो ना इस गली के किनारे पर ही बैठा हुआ था। जैसे ही ओकोंकोवो को पता चला कि ये लोग कौन है, वो खड़ा हो गया। वो ना हेड मैसेंजर के सामने गुस्से से भरा हुआ बिना कुछ बोले खड़ा हो गया। वो हेड मैसेंजर बहादुर था, इसलिए ना वो वहीं पर खड़ा रहा और बाकी के 4 आदमी उसके पीछे खड़े हो गए। उस एक लम्हे में ना पूरी दुनिया ऐसे लग रही थी कि जैसे खामोश हो। वहां पर इंतहाई खामोशी थी। यूमुफिया के लोग दरख्तों और झाड़ियों के पीछे छुपकर इंतजार कर रहे थे कि अब क्या होगा। तो वो हेड मैसेंजर कहता है कि मुझे आगे जाने दो। तो ओकोंकोवो कहता है कि तुम्हें यहाँ पर क्या चाहिए। तो हेड मैसेंजर कहता है कि वो गोरा आदमी जिसकी ताकत को तुम अच्छी तरह जानते हो ना, उसने कहा है कि ये मीटिंग यहीं पर रोक दी जाए। उसी वक्त ओकोंकोवो ने अपना चाकू निकाला। हेड मैसेंजर ने उस चाकू को रोकने की कोशिश की, लेकिन वो ना रोक सका। ओकोंकोवो ने 2 बार चाकू मारकर उस आदमी का सर उड़ा दिया। वहां पर यूमुफिया के छुपे हुए लोग बाहर आ गए और मीटिंग खत्म कर दी गई। ओकोंकोवो वहां पर खड़ा उस मरे हुए आदमी को देख रहा था। वो जान चुका था कि यूमुफिया के लोग ना अब जंग नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने बाकी के 4 मैसेंजर्स को जाने दिया था। उन गांव वालों ने हमला करने के बजाय भागने में ही अपनी भलाई समझी। ओकोंकोवो ने अपने यूमुफिया के भागते हुए लोगों में डर को देख लिया था। फिर उसे ये आवाजें सुनने को मिली कि ओकोंकोवो ने ऐसा क्यों किया। ओकोंकोवो ने रेत से अपना चाकू साफ किया और वहां से चला गया। अब हम यहाँ पर प्रोवर्ब्स को देख लेते हैं। सबसे पहली प्रोवर्ब है, Whenever you see a toad jumping in broad daylight, then know that something is after its life. इसका मतलब है कि मेंढक ना ज्यादातर रात को बाहर निकलते हैं, लेकिन अगर आप उनको दिन के टाइम देखो ना, तो मतलब ये है कि किसी चीज से वो डरकर भाग रहे हैं। ये वाली प्रोवर्ब ना ओकीका ने अपने लोगों के लिए इस्तेमाल की थी कि जब उसने देखा था कि इन दिनों ना लोग अपने कामों में मसरूफ होते हैं और उनके पास इस तरह की मीटिंग्स अटेंड करने का टाइम भी नहीं होता। लेकिन अगर वो फिर भी सब काम छोड़कर इस तरह जमा हो रहे हैं, यानी मीटिंग्स कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि उन पर भी कोई मुसीबत आई है और वो इस मुसीबत से छुटकारा चाहते हैं। दूसरी प्रोवर्ब है, Enki the bird said that since men have learned to shoot without missing, he too learned to fly without perching. इस प्रोवर्ब का मतलब है कि इंसान को हालात के मुताबिक खुद को अडॉप्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि हर वक्त हालात एक जैसे नहीं रहते। अब हम इसका क्रिटिकल एनालिसिस देखते हैं। अब जब ओकोंकोवो कैद से आजाद हो जाता है ना, तो वो पुराने वक्त को याद करता है कि जब वो बहादुर लोगों की तरह जंग लड़ा करते थे। उसे यकीन था कि अमन कायम करने वाले लोग जंग ना करने के बारे में बात करेंगे, लेकिन वो उनकी बात नहीं सुनेगा और खुद अकेला ही उन गोरों के खिलाफ जंग करेगा। यूमुफिया के कल्चर में ना हमें डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। जैसे कि सबसे पहले औरतें जो थी उनको मतलब साइड पे कर दिया गया, फिर आउटकास्ट के लोग जो थे उनको भी साइड पे किया हुआ था, और अब कन्वर्ट हुए जो क्रिश्चियंस थे ना, वो भी उन्होंने एक साइड पे कर दिए थे। यानी वो कन्वर्ट जो थे ना, वो पहले सन ऑफ यूमुफिया थे, लेकिन अब वो सन ऑफ यूमुफिया नहीं रहे। और आखिर में जब ओकोंकोवो इस हेड मैसेंजर को मार देता है ना, तो सब लोग बजाय इसके कि उस जंग में उसका साथ देते, वहां से वो भागने लग पड़ते हैं और वो कहते हैं कि ओकोंकोवो ने ऐसा क्यों किया। इस तरह ना ओकोंकोवो को पूरी तरह से यकीन हो जाता है कि अब मैं जितना भी चाह लूं ना, मैं इन गांव वालों को नहीं बदल सकता। इसलिए अब आखिरी चैप्टर में ना ओकोंकोवो जो काम करेगा ना, वो देखकर हमें कोई भी ज्यादा सरप्राइज फील नहीं होगा।